Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita and I am presenting chapter number 2 of our revision series of accounting. So let's begin. Chapter का नाम क्या है? Basic Accounting Terms. तो चलिए देखते हैं. देखो ये है हमारा A. इसका नाम क्या है? मिस्टर ए. मिस्टर ए को ख्याल आता है कि चलो यार बिजनेस शुरू करते हैं. ठीक है. और उसने सोचा मैं क्या करूँगा, चाय की टपरी लगाऊंगा. क्या करेगा वो? चाय की टपरी लगाएगा. तो उसने अपनी टपरी का नाम रख दिया ए चाय वाला. ठीक है. अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे चाहिए मनी प्लस एसेट्स. ए को इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या बिजनेस में? अपनी एंटिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा मनी प्लस एसेट. ठीक है. चलो अब मैं आपको बताती हूँ. ए ने जिसने बिजनेस को ओन किया, बिजनेस किसका है? ए का है. जो बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो बिजनेस से रिलेटेड सारे के सारे रिस्क क्या करेगा? बियर करेगा. उसे बोलते हैं प्रोपराइटर. तो ए क्या हो गया? प्रोपराइटर. प्रोपराइटर इज अ पर्सन who owns the business, who invests in the business, who bears all the risk associated with the business. ठीक है. अब जो उसने बिजनेस शुरू किया है ए चाय वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एन इकोनॉमिक यूनिट मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी ओपन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इसको बोलते हैं एंटिटी. जो भी बिजनेस इंटरप्राइज हो सकती है या फिर नॉन बिजनेस इंटरप्राइज हो सकती है. जैसे आपने देखा होगा एनजीओज होते हैं. एनजीओज लोगों के भले के लिए काम करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करते हैं. उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता. तो उन्हें भी क्या कहा जाता है? एंटिटी कहा जाता है. आगे देखिए. सेकेंड टर्म हमने देखा था, ए ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया, कुछ एसेट्स लेके आया एंटिटी में. इन एंटिटी इनको कहा जाता है कैपिटल. प्रोपराइटर जितना भी पैसा या फिर एसेट लगाता है किसमें? एंटिटी में, उसको कहते हैं हम कैपिटल. ये हो गई हमारी थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म. अभी तक हमने 3 पढ़ ली. पहली थी प्रोपराइटर, वो पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस के सारे रिस्क उसके हैं. बिजनेस को क्या कहते हैं? ए चाय वाला क्या था? एंटिटी थी. इकोनॉमिक यूनिट जो कि बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है. बिजनेस एंटिटी मतलब वो जो पैसे कमाने के लिए खोली गई हो, प्रॉफिट कमाने के लिए खोली गई हो, या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ओपन की हो. अब ए प्रोपराइटर ने क्या किया था? बिजनेस में पैसे लगाए थे, दूसरा एसेट लगाया था. बिजनेस में लगाया था, एंटिटी में लगाया था. जब भी प्रोपराइटर एंटिटी में पैसे लगाता है या फिर एसेट्स लगाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल. नेक्स्ट हम देखिए. आगे देखिए हमारी स्टोरी कैसी चल रही है. अब ए को बनानी है चाय, टपरी खोली है उसने, तो उसे क्या बनानी पड़ेगी? चाय. तो उसे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी. क्या क्या? गैस स्टोव चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, मिल्क चाहिए, टेबल चाहिए, 2 चेयर चाहिए कि भाई कुछ लोग आए तो वो बैठ पाएँ. टेबल लगा दे, या फिर वो देखा होगा आपने स्टैंडिंग टेबल्स होती हैं. ये सारों को क्या कहा जाता है? एसेट. एसेट क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर. जो अभी बेनिफिट नहीं देंगे पर फ्यूचर में क्या करेंगे? बेनिफिट देंगे. मतलब सिर्फ अभी बेनिफिट नहीं देंगे, फ्यूचर में भी बेनिफिट्स देते हैं. थोड़े टाइम के लिए नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट्स देते हैं. जैसे गैस स्टोव हो गया. आप टपरी खोल रहे हो तो आप गैस स्टोव को बार बार थोड़ी खरीदोगे. एक बार खरीद लिया, अब उसका ही बेनिफिट हम क्या करते हैं? ईयर्स तक उठाते रहते हैं. ऐसे ही आपने टेबल एक बार खरीद ली, वही टेबल चल जाती है 2-3 साल. तो ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि एंटिटी के हैं विच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर. ठीक है. चलो अब एक ही टपरी खुल गई है, गैस स्टोव ले आया, चाय पत्ती, चीनी, मिल्क, सब कुछ एसेट खरीद के आया. अब उसे एसेट खरीदने पड़ेंगे. चलिए देखिए, ए ने क्या किया? उसने लिस्ट बना ली, भाई ये चीज़ें मुझे बिजनेस के लिए चाहिए, जिनको क्या कहा जाता है? एसेट्स. इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी जो कि बेनिफिट्स देंगे फ्यूचर में. अब वो गया, ये देखो, ये रहा ए हमारा, ये गया बी के पास. किसके पास गया? बी के पास. बी को उसने दिए 20,000 रुपये और क्या ले आया? गैस स्टोव खरीदाया, टेबल खरीदाया, 2 चेयर खरीदाया. इसको कहा जाता है
परचेज ऑफ एसेट। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है? परचेज ऑफ एसेट। जब आप एसेट खरीद के आते हो और उसके गेंस में पेमेंट करते हो, ये क्या कहा जाता है? परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, अब देखो, जब भी आप एसेट खरीद रहे हो तो उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस खर्चे को क्या कहा जाता है? कैपिटल नेचर का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखिए, अब बी को और भी चीजें चाहिए होंगी। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। अब उसे चाय बनानी है तो उसे डेली की डेली मिल्क चाहिए होगा, चाय पत्ती चाहिए होगी और चीनी चाहिए होगी। ठीक है, ये सारी चीजें उसे रिकरिंग बेसिस पे चाहिए, मतलब बार बार लेनी पड़ती हैं। और ये उसकी चाय के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ए गया सी के पास, सी ने उसे दे दी चाय पत्ती, चीनी और जो भी उसको चाहिए था, मिल्क। ये सारी चीजें वो ले आया और उसने पेमेंट कर दी 5,000 रुपए की। इन खर्चों को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने एक और टर्म सीखी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो हमने किस पे किया है? गुड्स और सर्विसेज करने के लिए, जो टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल। सेल करने के लिए आपने जो खर्चा किया है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है? परचेजेस। परचेजेस और परचेज ऑफ एसेट दो अलग चीजें होती हैं। परचेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेजेस ऑफ एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेजेस और परचेजेस ऑफ एसेट में क्या फर्क है? परचेजेस का मतलब है आपने नॉर्मल बिजनेस वाली गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है। मान लो आपका चाय का ठेला है, तो आप चाय बनाते हो। चाय बनाने के लिए जो आपको आइटम चाहिए, मैंने बताए थे अभी 2-3 रॉ मटेरियल हो गए वो उसके लिए, कि भाई ये सारी चीजें चाहिए चाय बनाने के लिए। और मान लो आपने अपनी टपरी पे बिस्किट्स के पैकेट भी रख दिए थे, तो आप बिस्किट बना नहीं रहे हो, लेकिन आप खरीद के आए हो बेचने के लिए, उससे बोला जाता है गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। दो चीजें परचेजेस कहलाती हैं, जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो प्लस आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो फॉर रीसेल पर्पस। इन दो परचेजेस को परचेजेस कहा जाता है। लेकिन अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसे परचेज ऑफ एसेट कहा जाता है। ठीक है, देखो परचेजेस का मतलब क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड। चाय बनाने के लिए जो आइटम चाहिए रॉ मटेरियल, और जैसे बिस्किट बेचा तो उसे बोला जाता है गुड्स फॉर रीसेल। अब देखिए, सामान खरीद आया, एसेट खरीद लिया, उसने पूरी टपरी अपनी अरेंज कर ली। ये रहा ए चाय वाला, यहाँ पे खड़ा हुआ है, आ जाओ, वो चिल्ला रहा है चाय 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 चाय। ठीक है, तो 3 लोग उसके पास आए, उसने क्या किया? 3 लोगों को चाय बेच दी। 3 में से 2 लोग तो उसके अननोन थे, वो नहीं जानता था। एक उसका फ्रेंड था, उसके फ्रेंड ने कहा बाद में ले लियो भाई। ठीक है, जब उसने कहा बाद में ले लियो, तो उसको 2 चाय की पेमेंट अभी की अभी मिल गई, एक पेमेंट के पैसे एक चाय के पैसे उसे अभी नहीं मिले हैं। तो इसे कहा जाता है कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल मतलब आपको साथ की साथ पेमेंट मिल गई, और क्रेडिट सेल मतलब आपको साथ की साथ पेमेंट नहीं मिली। सेल तो आप समझ गए होंगे कि गुड्स को बेचना, जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या गुड्स आप रीसेल के लिए लेके आए हो, उनको बेचना, वो क्या होती हैं? सेल्स। सेल्स भी 2 टाइप की होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स वो सेल्स जिनके लिए आपको पेमेंट मिल गई, क्रेडिट सेल्स वो जो आपने उधार पर बेची हैं। उसके बाद अब आपकी ऐसे ही चाय बिकती जा रही है, बिकती जा रही है, बिकती जा रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब। आप जितनी भी सेल करके आओगे, जितने भी खर्चे करोगे, जितनी भी परचेजेस करोगे, जितने एसेट खरीदे, जितने आपने उधार पर बेचा, जितना आपने कैश पे बेचा, सबका आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और जो ये आप लेन देन करते हो बिजनेस में, उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाना, उसको बोलते हैं हम अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये कहानी से आप बहुत सारी चीजें सीख गए, अब कुछ जो रह गई मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, सारी देख लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन की बात करेंगे जिसमें मनी की बात होगी, मॉनेटरी टर्म्स में, जिसको मेजर किया जा सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें 2 पार्टी हैं और उन्होंने अकाउंटिंग प्रोसेस के रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है।
मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो पार्टीज ने करी है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। दो पार्टीज मिलके एक ट्रांजैक्शन में आ गई हैं जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये है अमृत, ये है गुलशन। अमृत ने गुड्स बेच दी गुलशन को, गुलशन ने क्या किया, पैसे दे दिए अमृत को। इसे कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर अमृत के लिए तो ये क्या है, सेल ऑफ गुड, उसने गुड्स बेची हैं, उसके लिए सेल्स है। गुलशन ने खरीदी हैं तो उसके लिए क्या है सॉरी, उसके लिए क्या है, परचेजेस ऑफ गुड्स। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। हमेशा जब भी आप खरीदते हो कुछ भी तो आपको साथ में क्या मिलता है, एक इनवॉइस मिलता है, एक सेल बिल मिलता है। परचेज करते हैं तो परचेज इनवॉइस, अग्रीमेंट्स, ये सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल गए डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने, तो आपको पिज्ज़ा के साथ एक बिल भी मिलता है। वो बिल क्या कहलाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसके पीछे एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है और वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाता है। ये आप पढ़ोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए याद कर लेना। इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने बताया अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। हर ट्रांजैक्शन के कैसे एस्पेक्ट्स होते हैं, डुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, 5 चीजें हैं। पहला, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट हो जाएगी और डुअल एस्पेक्ट्स होंगे हर ट्रांजैक्शन के। अब देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन के भी ना 2 पहलू होते हैं। पहला होता है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट, मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू। मैंने बताया था 2 टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। आप बाहर किसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, अपने आप में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसे कहा जाता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। मतलब आपने, मान लो आपके बिजनेस में 2 गोडाउन है, एक गोडाउन और दूसरा गोडाउन। एक गोडाउन से उठा के आपने सामान बेच दिया दूसरे गोडाउन में, तो वो होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जब आप किसी और पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब ए बी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, सी डी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। मोड ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब पेमेंट करना। आपने कुछ भी खरीदा, कुछ भी ट्रांजैक्शन करी तो उसकी पेमेंट करना। अब 2 तरीके होते हैं पेमेंट करने के, एक है आप कैश पेमेंट कर दो, एक आपने बोल दिया भाई आज नहीं दे पाऊंगा 2 महीने बाद दूंगा, उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार पर खरीदना, खरीदने के 2 तरीके हैं, एक आपने पेमेंट कर दी, एक आप उधार पर खरीद के आए हो। जब पेमेंट कर देते हो उसे बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन। जब उधार पर खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अमाउंट पेड लेटर, बाद में पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड टर्म है ड्रॉइंग्स। जैसे हमने पढ़ा बिजनेस में अगर प्रोप्राइटर ए ने इन्वेस्ट किया था, मनी और एसेट लेके आया था, तो जब ए ने इन्वेस्ट किया था तो हम उसको बोल रहे थे कैपिटल। वैसे ही ए का बिजनेस है, ए ने पैसे लगाए हैं तो ए विड्रॉ भी कर सकता है। ए को जरूरत पड़ गई 10,000 रुपए की, उसने क्या किया, पैसे निकाल लिए, 10,000 रुपए घर ले गया। अब ए ने चाय बनाता है, ठीक है, अब उसकी शॉप पे उसके रिलेटिव्स आ गए, तो उसने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल रिलेटिव्स के लिए क्या किया, चाय पिला दी। ठीक है, तो गुड्स जो प्रोप्राइटर अपने घर ले गया, या फिर उसने अपने रिलेटिव्स को पिला दिए, या फिर उसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी कर रहा है, वो बिजनेस से कुछ भी लेके जा रहा है, कुछ भी जिसे कहते हैं, मान लो अगर घर बिजनेस से वो एक कुर्सी उठा के अपने घर ले गया, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, ड्रॉइंग्स। अगर वो चाय पिला रहा है अपने रिलेटिव्स को अपनी शॉप से बिना पैसे लिए, बिना बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए, तो उसे भी क्या कहेंगे हम, ड्रॉइंग्स। उनसे पैसे नहीं ले रहा तो खुद देगा। ठीक है, ऐसे ही 10,000 रुपए घर ले गया, उसकी बेटी की शादी थी, उसे 10,000 रुपए की जरूरत थी, उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स। समझ गए। नेक्स्ट देखिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, अब देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। बिजनेस में आपको क्या करना होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। एक तरीका ये आप खुद पैसे ले आओ, एक तरीका ये है आप लोन ले लो, आप उधार ले लो। उधार को क्या कहते हैं हम, लाइबिलिटी।
दो तरीके हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के, या तो आप खुद के पैसे लगा लो या आप क्या करो, लोन ले लो। ठीक है, जब आप खुद के पैसे लगाते हो बिजनेस में तो उसे हमने क्या कहा था, कैपिटल। लेकिन जब आप उधार लेते हो उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। कैपिटल भी लाइबिलिटी है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि बिजनेस और प्रोपराइटर कौन, जिसने बिजनेस चालू किया है, ए ने बिजनेस चालू किया है और ए चाय वाला है बिजनेस एंटिटी, दोनों को क्या माना जाता है, अलग अलग। ए अलग है, ए चाय वाला अलग है। ठीक है, अगर ए ने बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब ए ने ए चाय वाला को पैसा दिया, तो वो भी क्या है, लाइबिलिटी है। उस लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। और लाइबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी जो बिजनेस ओनर ही पैसा लगा रहा है, जो प्रोप्राइटर ही पैसा लगा रहा है, उसका दूसरा नाम कैपिटल भी होता है। और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जब हम बाहर वाले लोगों से पैसा ले रहे हैं, लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स अदर देन ओनर्स, ओनर्स के अलावा किसी से पैसे लेके बिजनेस में लगाए हैं, तो उसे कहा जाता है लाइबिलिटी। इसके बाद देखिए, दो टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं। अगर हम पेमेंट को देखें कि पेमेंट 12 महीने में करनी है या 12 महीने से ज़्यादा टाइम हमारे पास है, अगर आपको पेमेंट करनी होती है विद इन 12 मंथ्स, तो उसे कहा जाता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज डेट ऑफ बैलेंस शीट। जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन पे देखो कि 12 महीने में पेमेंट करनी है या 12 महीने से ज़्यादा टाइम है। अगर 12 महीने ही है तो उसे बोला जाएगा करंट लाइबिलिटी। 12 महीने से ज़्यादा टाइम है तो उसे बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपने लाइबिलिटीज दो टाइप से पढ़ लिया। एक पढ़ लिया कि भाई ओनर लगा रहा है या आउटसाइडर से लिया है। अगर ओनर लगाता है तो उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, बाहर वाले से लिए तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। वैसे ही अगर आप पेमेंट देख रहे हो, अगर पेमेंट 12 महीने में करनी है तो उसे करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, 12 महीने के बाद करनी है तो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और द एंटरप्राइज। एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बिजनेस ने ओन करी हो, टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकती हैं, कुछ उनकी वैल्यू अटैच हो, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स तो आपको ऑलरेडी पता है, बिजनेस में वही बात होगी जिसमें पैसा होगा। अब आपके एसेट तीन टाइप के होते हैं, एक हमारा नॉन करंट, एक हमारा करंट और एक हमारा फिक्टिशियस एसेट। करंट और नॉन करंट तो जैसे आपने लाइबिलिटी याद करी है वैसी ही है। अगर आपका एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर विद इन 1 ईयर या विद इन 12 मंथ्स, तो उसे बोलते हैं करंट एसेट। वैसे ही नॉन करंट एसेट कौन सा है, जो आपका 12 महीने से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस एंटिटी एज इन्वेस्टमेंट्स और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। जैसे आपने ए ने क्या किया था, चेयर्स खरीदी थी। ऐसा तो नहीं है चेयर्स एक साल ही चलेंगी, बस चेयर्स 2 साल भी बेनिफिट दे सकती है, 3 साल भी दे सकती हैं। जो बिजनेस ऑपरेशन को, मतलब चाय बेचने का उसका बिजनेस है, उसको सपोर्ट कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं, ईजी कर रही हैं, उनको बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद देखिए लास्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, एसेट जो ना ही टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। फिक्टिशियस एसेट में आपका एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, एसेट जो ना ही टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बन सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए नॉन करंट एसेट्स में 4 चीज़ें आती हैं, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें आप हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो अपनी आंखों से, विच कैन बी सीन एंड टच्ड।
इंटेंजिबल का मतलब है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि मान लो सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं? नहीं। वैसे ही हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस की एक टाइम बाद हो जाएगी गुडविल। गुडविल का मतलब होता है पब्लिक में हमारी कितनी इमेज अच्छी है, क्या हमारी अच्छी इमेज है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा BTW, BTW का नाम चलता है। हल्दीराम, हल्दी नाम का नाम चलता है। ऐसे डोमिनोज, इन सब के नाम है मार्केट में। तो आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। ठीक है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल का एसेट्स का मतलब होता है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। लैंड को देख सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, मशीनरी को, कंप्यूटर को, सबको देख सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट जैसे कि पेटेंट्स हो गए, गुडविल्स हो गई, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये नाम याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद है हमारा रिसिप्ट्स। अब देखिए, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास जब पैसे आते हैं तो उसको बोला जाता है रिसिप्ट्स। मनी रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। रिसीव्ड रिसिप्ट्स, आप ऐसे याद कर सकते हो, RR, रिसीव्ड रिसिप्ट्स। पैसा आता है तो उसे बोलते हैं रिसिप्ट्स। देखिए, रिसिप्ट्स भी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब पैसा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, जो आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है। ए चाय वाला है, वो चाय बेचता है, उसको चाय बेचने से जो पैसा आ रहा है वो उसकी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? आपका कोई एसेट आपने बेच दिया, मतलब जो नॉर्मल नहीं है आपके लिए, कभी साल में एक बार हो गया या 2 साल में एक बार हो गया, वो वाली ट्रांजेक्शन्स हैं। वो ट्रांजेक्शन जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट का, सेल ऑफ गुड्स, मैंने बता दिया, ए चाय वाला चाय बेच रहा है, उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट में देखिए, कोई फिक्स एसेट, मान लो उसने अपनी जो चेयर खरीदी थी वो चेयर बेच दी, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, वो भी ट्रांजेक्शन डेली नहीं होती है। डेली नहीं होती है, वो क्या होता है? साल में एक बार लगा दिया, 2 साल में एक बार लगा दिया। इट इज नॉट नॉर्मल, डेली की ट्रांजेक्शन नहीं है वो। आगे देखिए, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, स्पेंड। इसके बाद है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, परचेजेस करते हैं एसेट्स की, गुड्स की, सर्विसेज लेने के लिए, उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू आप समझ गए होंगे, अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा हो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ विच बेनिफिट इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड मिल जाएगा, उसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने स्टाफ को सैलरी पे करी, वो साथ के साथ आपको सर्विस दे देता है, काम कर देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो आपने एसेट खरीदने पे किया, उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा, कैपिटल नेचर है उसका। आप कैपिटल से ये समझिएगा, अगर ये समझिए कि जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए हो। रेवेन्यू मतलब विद इन 1 ईयर हो, विद इन अकाउंटिंग पीरियड हो। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आती हैं, आप एसेट खरीद लो या फिर एग्जिस्टिंग एसेट को क्या कर लो? इम्प्रूव कर लो। एग्जाम्पल क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 5 लाख रुपीज़। आपने मशीनरी खरीद ली 5 लाख रुपए की, कैसा नेचर है इसका? कैपिटल नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो आपने रेंट पे किया, जो आप मंथली पे करते हो, बार बार पे होता है, मंथली पे करा आपने, मंथ में यूज ही कर लिया, मतलब साथ के साथ आपको बेनिफिट मिल जाता है, उसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका नेचर तो रेवेन्यू है, लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। नेचर कैसा है? रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, बट इज रिटर्न ऑफ चार्ज टू P&L इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मैंने बताया था आपको, रेवेन्यू का मतलब है विद इन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 12 महीने में क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है,
जो आपको बेनिफिट दे देगा विद इन अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, साथ के साथ बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमने क्या किया है उसको, लेकिन उसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल नहीं मिलेगा, 2 साल भी मिलेगा या फिर 3 साल भी मिल सकता है। बेनिफिट जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा मिल रहा हो, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया आपने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बड़े अमाउंट का होता है, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको साथ के साथ मिलता है, अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। तो इसमें नेचर तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन राइट ऑफ होता है वो किसमें, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में। एग्जाम्पल हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए इसके बाद है खर्चे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको रिवेन्यू कमाने के लिए जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उसको खर्चा बोलता है, एक्सपेंस बोला जाता है। कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रिवेन्यू। व्हाट इज एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रिवेन्यू। देखिए एग्जाम्पल 1, मंथ अप्रैल में क्या हुआ, रेंट ऑफ 10,000 फॉर मंथ ऑफ अप्रैल हैज टू बी पेड ऑन 10/4/25। 10/4/25 को आपको क्या करना है, रेंट पे कर देना है। लेकिन आपने 10/4/25 को पे नहीं करा, लेटर पे किया, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। मतलब आपकी ड्यू डेट आ गई लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करा, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट को कैसे याद करेंगे आप, आउट स्टैंड। देखिए आउट स्टैंड, अगर आप किसी को पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपके घर के बाहर खड़ा है, आउट स्टैंड, ऐसे याद किया जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चे कौन से खर्चे, जिसमें अभी आपने ड्यू डेट आ गई है, पेमेंट नहीं करी, वो खर्चे जिसको इनकर हो चुके हैं बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई। एग्जाम्पल 2 देखिए, अप्रैल के महीने में आपने क्या किया, अप्रैल प्लस मई दोनों का क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। जब आप एडवांस में खर्चे की पेमेंट कर देते हो तो उसे क्या कहा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो अभी ड्यू नहीं हुए थे लेकिन पेमेंट कर दी, ड्यू नहीं हुए थे लेकिन पेमेंट कर दी, उसको बोला जाता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। आगे देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारी रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स प्लस सेल ऑफ सर्विसेज प्लस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड माइनस सेल्स रिटर्न। सारी की सारी तरीके कमाने के कहा जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद देखिए इनकम। इनकम कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस कर दो एक्सपेंसेस, रिवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस कर दो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से, कॉस्ट इनकर टू अर्न रिवेन्यू, कॉस्ट इनकर टू अर्न रिवेन्यू उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस। इससे क्या आ जाता है, इनकम। एग्जाम्पल देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 18,000, मतलब कॉस्ट कितनी है 15,000, बेचे कितने के हैं 18,000। इसके अलावा आपकी कोई एफडी थी, उससे आपको 9,000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपने एक्चुअल में कितना कमाए, देखिए 18,000 रिवेन्यू प्लस कर दो 9,000 रुपए की अदर इनकम, उसके बाद खर्चे कितने हुए थे 15,000, 15,000 रुपये माइनस कर दिए, आ गया हमारी इनकम 12,000। मतलब हमने कितने पैसे कमाए, 12,000 रुपये। इसे बोला जाता है इनकम। इनकम क्या होता है, रिवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस की इनकम जब होती है तो उसे कहा जाता है प्रॉफिट। डिफरेंस क्या है, इनकम आप बहुत सारे तरीकों से कमा सकते हो, जैसे कि आपकी कोई लैंड है, उसको आपने दे दिया रेंट पे, तो आपको रेंट आ रहा है, तो वो भी आपकी इनकम है, कमाई हो गई। आपने एफडी करी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी क्या है, इनकम है। ऐसे ही आपके पास लैंड थी, उसको आपने बेच दिया, उसको बेच के आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, वो भी आपकी क्या है, इनकम है। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वो होता है जो आप बिजनेस करके कमाते हो, बिजनेस करके कमाई हुई इनकम को बोलते हैं प्रॉफिट। इनकम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो छोटी चीज है और बिजनेस इनकम बड़ी चीज है।
अब देखिए प्रॉफिट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ये आपको बैलेंस शीट के चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी के लिए आप इसे रहने दीजिए। उसके बाद देखिए परचेजेस। परचेजेस दो टाइप की होती हैं, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस वो जिनकी पेमेंट हो चुकी है, कैश में पेमेंट हो चुकी है। क्रेडिट परचेजेस वो जो आप उधार पर खरीद के आए हो। मिस्टर ए ने उधार पर चाय पत्ती खरीद ली, तो वो कौन सी परचेजेस हैं? कैश परचेजेस। और परचेजेस का मतलब क्या होता है? गुड्स फॉर रीसेल प्लस क्या खरीदा हो? क्या खरीदा हो बताओ? गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पढ़ा था हमने, रॉ मटेरियल। चलो, और परचेज ऑफ एसेट परचेजेस नहीं होते। उसके बाद देखो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? आपने कोई गुड्स खरीदी, आपको नहीं समझ आया तो आपने क्या कर दिया, उसे नेक्स्ट डे रिटर्न कर दिया, उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न। कुछ खरीद के आए और उसको वापसी कर दिया, उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। इसमें क्या होता है? गुड्स बाहर जाती हैं, बिजनेस से बाहर जाती हैं, आप कुछ रिटर्न कर रहे हो तो उसे बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद है हमारी सेल्स। सेल्स में भी सेल्स ऑफ गुड्स आएगा, ठीक है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। अगर आप एसेट बेच रहे हो तो वो सेल नहीं होती। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब आपके कस्टमर ने आपसे कुछ गुड्स खरीदी थी, नेक्स्ट डे उसने क्या कर दिया, उसे रिटर्न कर दिया। आपके कस्टमर ने आपसे गुड्स खरीदी थी, नेक्स्ट डे उसने उसे रिटर्न कर दिया। कस्टमर रिटर्न द गुड्स परचेज फ्रॉम बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट टर्म है आपकी स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। देखिए मेरे पापा की कपड़े की दुकान है, ठीक है, सूट साड़ी एंड ऑल। ऐसा होता है कि भाई साल में वो 10 लाख की परचेज कराए, ठीक है, उसमें से उन्होंने नया नया बिजनेस करा, मान लो 10 लाख की परचेज कराए। अब ऐसा तो नहीं है जितनी भी वो साड़ियाँ खरीद के आए हैं वो सारी की सारी बिक गई होंगी, ऐसे नहीं होता। तो जो नहीं बिकती उसको हम क्या कह देते हैं? हमारा क्या है? स्टॉक है। वो क्या है? हमारा स्टॉक है। गुड्स रिमेन अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो 31 मार्च को हमने क्या किया? हमने हिसाब किताब लगाया कि भाई हमने बिजनेस शुरू किया था, हमारे बिजनेस में हम इतनी साड़ियाँ लेकर आए थे, इतनी बिक गई और इतनी नहीं बिकी। जो नहीं बिकती उसको क्या कहते हैं हम? स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। देखिए आप बिजनेस करते हो, मैंने बताया बिजनेस में उधार चलती है, उसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जब आप किसी को उधार देते हो और उससे आपको पैसे आने होते हैं, उससे पैसे रिसीवेबल हैं, पैसे आने हैं, तो उसे बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। जब पैसे सामने वाली पार्टी से आने हैं, ठीक है, आप दो तरीके से पैसे दिखा सकते हैं हम। एक दिखाते हैं हम डेटर। डेटर मतलब पर्सन का नाम लिख देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन से हमें पैसे आने हैं। जैसे मान लो ए ने बी को गुड्स बेची, ठीक है, अब बी ने कहा बाद में पैसे दूंगा, तो बी से पैसे आने हैं, तो बी को हम क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? डेटर है, DEBTOR, डेटर। पर्सन हु ओज अमाउंट टू इंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, जिसको हमने क्रेडिट सेल्स करी, इंटरप्राइज ने, एंटिटी ने क्रेडिट सेल्स करी हैं और उससे पैसे आने हैं, उस पर्सन को बोला जाता है डेटर। ऐसे ही क्या होता है, हम बिजनेस करते हैं, हमें सामने वाली पार्टी का, मान लो कोई अननोन पार्टी है ही जिसके साथ आप बिजनेस नहीं करते थे, वो पहली बार आई आपके पास, पर उसने कहा मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, मुझे उधार चाहिए। तो आप उससे कह रहे हो मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, आप मुझे लिख के दो कि आप मुझे 2 महीने बाद 10,000 रुपये की, मान लो उसने ट्रांजेक्शन करी, 10,000 रुपये दोगे। 10,000 रुपये आपने कहा कि आप मुझे दोगे, आप मेरे को भरोसा नहीं है, आप मुझे लिख कर दे दो। जब वो चीज़ को लिख के दे देता है तो उसे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। उसे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? जब कोई डेटर आपको लिख के दे दे द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि मैं आपको इस पर्टिकुलर डेट पे आपको 10,000 रुपये दूंगा, उसे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल।
बिल्स रिसीवेबल डेटर देता है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देगा स्पेसिफिक डेट पर, स्पेसिफिक अमाउंट दूंगा स्पेसिफिक डेट पर। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है जो डेटर देता है लिखकर कि मैं आपको स्पेसिफिक अमाउंट दूंगा स्पेसिफिक डेट पर। चलिए आगे देखिए। ट्रेड पेबल। अब जैसे कि आपने उधार पर दिया था वैसे आप उधार पर गुड्स परचेज भी करते हो। तो आप जब उधार पर खरीदते हो तो आपको पैसे देने हैं। जिस इंसान को आपको पैसे देने हैं, जिस इंसान को आप पेएबल हो, उसे बोला जाता है क्रेडिटर। वो इंसान जिसने आपको क्रेडिट पर, जिससे आपने क्रेडिट पर परचेज करी है, उसको बोला जाता है क्रेडिटर। पर्सन टू whom an amount is payable against purchase of goods and services or both। ठीक है, वैसे ही कुछ इंसान ऐसे होंगे जिनसे आप पहली बार परचेज कर रहे हो, उन्हें आप पे भरोसा नहीं है, तो वो कहेंगे भैया लिख कर दे दो। तो आप लिख कर दे देते हो और स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक अमाउंट दोगे, तो आपके लिए क्या हो गया? वो बिल्स पेएबल। जब पैसे देने होते हैं उसे बोला जाता है बिल्स पेएबल। नेक्स्ट देखिए, गुड्स। गुड्स गुड्स बहुत सुन रहे हो, क्या होता है ये? गुड्स वो चीज़ है जिसका आप ट्रेड करते हो, वो फिजिकल आइटम जिसको आप बेचोगे खरीदोगे, बेचोगे खरीदोगे या फिर मैन्युफैक्चर करोगे, उसे कहा जाता है गुड्स। मान लो आपने बिजनेस शुरू किया पेन का, और ऐसा नहीं है कि पेन आप बना बनाया खरीद के आ रहे हो। मान लो आपने डिसाइड किया मैं पेन को खुद बनाऊंगा, तो पेन में जो रिफिल लगती है, इंक लगती है, प्लास्टिक लगता है, जो भी चीज़ें लगती हैं आप उसको खरीद के आते हो, उसे बोला जाता है रॉ मटेरियल, और आप फिर उससे पेन बना के उसे बेचते हो, तो वो भी क्या कहलाई जाएंगी? आपकी कहलाई जाएंगी आपकी गुड्स। ठीक है, पेन आपका क्या हो गया? गुड्स। लेकिन अगर आप पेन मार्केट से खरीदा है उसको बेच रहे हो तब भी वो क्या है? गुड्स। कोई भी फिजिकल आइटम जिसका आप ट्रेड करोगे, चाहे आपने वो खरीदी है या फिर आपने खुद बनाई हो, उसको आप बेच रहे हो तो उसे बोला जाता है गुड्स। उसके बाद होता है वाउचर। मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन में बताया था, आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको साथ में एक बिल मिलता है या आपका कोई एग्रीमेंट हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं वाउचर। किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस हो तो उसे क्या कहते हैं? वाउचर। ठीक है, जो आपको बिल मिलते हैं वो क्या होते हैं? वाउचर। अब बिल भी दो टाइप के होते हैं, वाउचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर मतलब जो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस मिला है। ठीक है, आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, मान लो आप अपने बिजनेस के लिए एसी खरीद के आए, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी टर्म में है, साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिला होगा जो कि होगा उसका इनवॉइस। उस इनवॉइस को अब आप घर ले आए, आपने क्या किया? अपने अकाउंटेंट को दे दिया। अब आपका अकाउंटेंट उसकी क्या करेगा? एंट्री पास करेगा। जब वो उसकी एंट्री पास करता है उसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग वाउचर। वाउचर की अकाउंटिंग हो गई, वाउचर की अकाउंटिंग हो गई, उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग वाउचर। कैसे बनता है ये? आपने क्या किया? अपने सोर्स डॉक्यूमेंट को, जो आपको इनवॉइस मिला था इसी का, आपने अकाउंटेंट को दे दिया, अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री पास कर ली, एक चीज डेबिट कर दी, दूसरी चीज क्रेडिट कर दी, तो उसे बोला जाता है अकाउंटिंग वाउचर। उसके बाद देखिए डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सेल वैल्यू में से रिडक्शन, सेल वैल्यू में से रिडक्शन, सेल वैल्यू कम कर देना, उसे बोला जाता है डिस्काउंट। रिडक्शन इन सेल्स वैल्यू, मतलब 10 रुपए की चीज़ है, हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का डिस्काउंट? 2 रुपए का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट आपको दो वजह से मिल सकता है। पहली वजह क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरी वजह क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब है आपने क्या किया? देखो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है आपके पास कोई चीज़ आती है, दूसरा होता है आपके पास कोई चीज़ जाती है। मान लो आपने परचेज करी, ठीक है, तो आपको परचेज करने पे गुड्स आई और आपने कैश पे करा। ठीक है, अगर आपने कैश पे नहीं करा तो आपके क्रेडिटर्स खड़े हो गए, मतलब आपको एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे देने हैं। दो चीज़ें हो गई। वैसे ही देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में यही फ़र्क है, ये पेमेंट से रिलेटेड डिस्काउंट है, ये खरीदने से रिलेटेड डिस्काउंट है, खरीदने और बेचने से रिलेटेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप सर्टेन क्वांटिटी खरीद लो
मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपने एक एप्पल खरीदा, उसने कहा एक एप्पल आपको 10 रुपीज़ का मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है। पर उसने मुझे कहा अगर आप मुझसे 6 एप्पल खरीद लेते हो तो मैं आपको ये कितने में दे दूंगा, 50 रुपीज़ में। वैसे अगर मैं एक एप्पल खरीद रही हूँ तो मुझे कितने का मिल रहा है, 10 रुपये का। अगर मैं 6 एप्पल खरीद रही हूँ तो मुझे कितने का मिल रहा है, 50 रुपये का। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो मेरे को कितने रुपए पड़ने चाहिए थे, 60 रुपये। तो 10 रुपये का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद ली। सर्टेन क्वांटिटी इज परचेज्ड बाय मी, तो वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। मान लो आप मार्केट में गए, आपने बिजनेस शुरू किया पेन बनाने का। पेन वाले भैया ने कहा अगर आप मुझसे 1 लाख के पेन खरीद लेते हो तो मैं आपको कितना डिस्काउंट दे दूंगा, 10% का। 1 लाख के पेन खरीद लो, 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, आप 90,000 रुपये दे के जाना। ठीक है, ये होता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू बता दियो कि इतने का खरीदो तो डिस्काउंट मिलेगा। क्वांटिटी हो सकती है या वैल्यू हो सकती है, इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब आप टाइम पे पेमेंट कर दो तो आपको मिलता है कैश डिस्काउंट। जैसे उसने कहा आप 1 लाख का माल खरीद लो, ठीक है, अगर आपने 7 दिन में पैसे दे दिए तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। अगर मैंने 7 दिन में पैसे दे दिए तो मुझे 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, मुझे कितने देने हैं, 90,000 रुपये। 10,000 रुपये का मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया। टाइमली पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती, कैश डिस्काउंट को बुक्स में सेपरेटली दिखाया जाता है, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग की जाती है। क्यों, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडिंग के टाइम पर ही हो गया, जिस टाइम ट्रांजैक्शन हो रही थी उसी टाइम हो गया, तो साथ के साथ क्या करते हैं, सेल प्राइस में से या परचेज प्राइस में से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है उसमें आपको एक ड्यू डेट दी जाती है कि इस दिन तक आपको पेमेंट करनी है। उस दिन तक पूरा का पूरा टाइम आपको यही दिखता है कि आपको 1 लाख रुपए देने हैं। जैसे मैंने बताया था 1 लाख रुपए के पेन खरीद के आए हो, अगर आपने 7 दिन में पेमेंट दे दी तो आप 90,000 देना, 7 दिन में नहीं करी तो आप 1 लाख देना। ठीक है, लेकिन बुक्स में आप ये दिखाओगे कि आपको कितने पैसे देने हैं, 1 लाख ही देने हैं। लेकिन अगर आपने 7 दिन में पेमेंट कर दी तो आप कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हो कि 10,000 का कैश डिस्काउंट मिल गया, 90,000 रुपये दूंगा। चलो आगे चलते हैं। एक और होता है डिस्काउंट रिबेट। रिबेट एक्चुअल में क्या होता है, आपने किसी को गुड्स बेच दी, उसमें से उसको कुछ गुड्स क्या मिल गई, खराब आ गई, डिफेक्टेड पीस रिसीव हो गए, तो उसे बोला जाता है रिबेट। आपने क्या किया, आपने कहा चल यार 10 रुपए की चीज़ थी, थोड़ी ख़राब आ गई, तो एक काम कर 8 रुपये दे दियो, तो 2 रुपये का आपने क्या दे दिया, रिबेट दे दिया। कोई भी रीज़न हो रिडक्शन इन सेल वैल्यू का अदर देन रीज़न ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसे क्या कहते हैं, रिबेट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का रीज़न क्या था, सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू का आपने परचेज किया है, बाय किया है। और कैश डिस्काउंट का रीज़न क्या था कि आपने टाइमली पेमेंट करी। अगर इसके अलावा कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपके सेल वैल्यू कम हो रही है, सेल की वैल्यू कम हो रही है, तो उसे आप क्या बोलते हो, रिबेट। इसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए अकाउंटिंग में आपको बताया था लेजर बनता है, लेजर में बनते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स को ऐसे दिखाया जाता है, इसकी होती है ये लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड। इसको कहा जाता है डेबिट साइड, इसको कहा जाता है क्रेडिट साइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DR, इसको बोलते हैं CR। ठीक है, चलिए ये चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर।